class we studied about the company. What is the meaning of company? We completed according to Indian Companies Act 2013, and we were in features. Features पे थे हम लोग. Today we are going to complete whole features, and then after that we are going to complete the difference between public company and private company according to Indian Companies Act 2013. Okay, so in last class what we discussed, what is the definition of company? Who is going to tell me about it? Raise your hand. What is the definition of the company? Who is going to tell me about it? Offline class? Online class? Yes, Anisha. Listen carefully, everyone. Yes, ma'am. According to Indian Companies Act 2013, a registered association, which is an artificial legal person having an independent legal entity with perpetual succession and a common seal for its signature, and a common capital comprised of transferable shares and carrying limited company. Okay. Listen everyone, सब लोग definition, एक definition at least learn कर लेना, ठीक है, company का, ठीक है? Okay, next point. What are the various features of company? Company के क्या क्या features हैं? Like the partnership and sole proprietorship. The first point, separate legal entity. Proprietorship में और आपके partnership में आप लगभग 90% सिचुएशन क्या होता है जहां पर आपके सोल प्रोप्राइटर, उसका बिजनेस और वो खुद, दे आर सेम, ठीक है. पार्टनरशिप में भी द सेम थिंग इज देयर, बट इन द केस ऑफ द कंपनी द लीगल एंटिटी, यानी कि जो आपका बिजनेस होगा और जो बिजनेस का पर्सन होगा जो चला रहा हो, जो एम्प्लॉइज हो, वहां का लोग हो, मैनेजर हो, दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी. इसको क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी. Why this concept was arise? इसका कंसेप्ट कैसे आया? तो इसका कंसेप्ट आया by the one case of the Salomon versus Salomon and private ये company limited, ठीक है. Salomon versus Salomon and company limited नाम है उसके कंपनी का. यानी कि ये सिचुएशन क्यों आया, इसको ध्यान से सुनो. सबसे पहले अर्लियर जो आपका एरन सेलमन था, एरन सेलमन जो था, इसका एक कंपनी था, इसका एक मतलब ये सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इसका बिजनेस चल रहा था, ठीक है. सोल प्रोप्राइटरशिप में इसका क्या चल रहा था? बिजनेस. एक, ठीक है, इसका बिजनेस चल रहा था अपना, सोल प्रोप्राइटरशिप में अपना ये बिजनेस रहा. किस चीज का बिजनेस था? शू का, ठीक है. शू का ये अपना जूता वूता बेचता था, अपना इसका बिजनेस चल रहा था. लेटर ऑन एरन सेलमन ने एक कंपनी को बनाया, ठीक है, और उसका नाम क्या दिया? सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है. ये कंपनी किसने फॉर्म किया? एरन सेलमन. अब इस कंपनी में आपके जो मेजॉरिटी जो शेयर्स थे वो किसके नाम पे थे? एरन सेलमन के नाम पे. और इसके 5 बच्चे थे, एक डॉटर, 1 डॉटर एंड 4 सन एंड हिज वाइफ, ठीक है. अब वाइफ जो थी उसके पास एक शेयर था कंपनी का, उसके चारों सन के पास एक करके एक चारों के पास था, और इसके डॉटर के पास एक शेयर था. लेकिन जो मेजॉरिटी शेयर था वो किसके पास था? आपके एरन सेलमन के, ठीक है. अब 1 साल तक तो ये कंपनी बढ़िया चली, ये सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड जो थी बढ़िया चली, ठीक है. और यही कंपनी ना इसके सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस को भी एक्वायर कर ली इन शॉर्ट, ठीक है. और ये अपने कंपनी में ही उसको क्या कर ली? मिला ली, सम्मिलित कर ली इन शॉर्ट, ठीक है. तो अब यहाँ पर 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, व्हाट हैपेंड कि इसकी जो कंपनी थी ना लिक्विडेशन फॉर्म में आने, मतलब अब डिसॉल्व होना शुरू हो गई. मतलब बहुत ही बिजनेस जो था बहुत ही मंदा चलने लगा, एंड धीरे धीरे जो आपकी ये कंपनी इसकी थी वो डिसॉल्व वाले कंडीशन में आ गई. जब ये कंपनी डिसॉल्व होने वाली थी तो यहाँ पर आपको तो पता है कि जब डिसोल्यूशन होता है तो सबसे पहले पैसा किसको जाता है? थर्ड पार्टी, यानी कि क्रेडिटर को. तो क्रेडिटर भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक होते हैं इनसिक्योर्ड क्रेडिटर. सिक्योर्ड क्रेडिटर वो होते हैं वैसे क्रेडिटर कि जब आपका कंपनी डूबेगा तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को क्या जाएगा? आपके पैसे. तो अब यहाँ पर लिक्विडेशन के टाइम पे हम क्या चीज, 2 चीज कैलकुलेट करते हैं, एक करते हैं एसेट और एक करते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है. अब जो पैसा था ना, एसेट और लाइबिलिटी, यहाँ मान लीजिए कि 6000 पाउंड का आपका
और जो लाइबिलिटी था वो आपका 16,000 पाउंड का था। अब यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है लाइबिलिटी, लेकिन क्योंकि कंपनी था तो कंपनी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल होता है लिमिटेड। तो अब ये जो 6,000 रुपया आया, अब यहाँ पर ये 6,000 पाउंड, यहाँ पाउंड में है, ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया का केस है, तो ये पाउंड कहाँ चलता है, यूएस में चलता है, यूएस में डॉलर चलता है, यूके, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर अब ये पैसा किसको पहले दिया गया, क्वेश्चन यहाँ आया। तो ये जो एरन सैलमन था, ये उस कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर भी था, यानी उसी कंपनी में वो एक क्रेडिटर, मतलब वहां कंपनी का ही डिबेंचर भी उसने ले रखा था और सिक्योर्ड क्रेडिटर भी था। तो अब जो इनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, उन्होंने कहा कि ये कंपनी किसकी है, एरन सैलमन की। तो चलाता कौन है, एरन सैलमन। डायरेक्टर कौन है कंपनी का, वो भी एरन सैलमन ही था, डायरेक्टर भी एरन सैलमन, इसकी पूरी फैमिली इसके बिजनेस में इन्वॉल्व। तो इसको क्यों मिलेगा ये एसेट का पैसा, पैसा तो पहले इनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलना चाहिए। तो फिर तब ये जब फिर ये एक आया आपका क्या, बेसिकली वर्डिक्ट आया, यानी सुनवाई हुई इसके ऊपर, तो ये चीज आया कि कंपनी चाहे कोई भी बनाए, कोई भी कंपनी को फॉर्म करे, लेकिन कंपनी और उसका जो पर्सन, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, वो कंपनी से क्या होता है, अलग होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस वर्डिक्ट, इस वर्डिक्ट के बाद कहीं पर भी कोई भी कंपनी बनता है, तो आपका जो, अगर आप शेयर होल्डर भी हैं उस कंपनी के, तो जितना शेयर आपने लिया है, मान लीजिए अगर आपने 2,000 रुपए का शेयर लिया है, तो आपका सिर्फ इतना ही पैसा रिस्क में है, यानी कोई और लाइबिलिटी जो है आपका नहीं है। 2,000 रुपए शेयर लिया, सुनते हो ना, शेयर में पैसा डूब गया, शेयर में पैसा इंक्रीज हो गया। व्हाई दिस इज हैपनिंग, because of the situation of the company. So the only that amount is in the risk form, whatever you invested in that company, that's it. You are not the part, you are the part of the company, but you are not the company. The company is the artificial person and you are the natural person. Both are separated. So because of this verdict, जो सैलमन वर्सेस सैलमन का केस आया, इसी वजह से सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट को लाया गया कंपनी। So it is one of the most important feature of separate legal entity. कंपनी का आपका ये separate legal entity सबसे important feature। समझ में आया, समझ में आया केस क्या था? ये केस बहुत बड़ा है, बट इसको थोड़ा शॉर्टकट में बताया है, बुक में भी बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है। एक बार बुक का भी पढ़ लेना, नहीं समझ आएगा फिर से बताओ, ठीक है। तो सैलमन वर्सेस सैलमन के वर्डिक्ट में ये आया कि सबसे पहले हम जो अमाउंट है, वो चाहे मैनेजर ही क्यों ना क्रेडिटर हो, चाहे आपका डायरेक्टर ही क्यों ना क्रेडिटर हो, लेकिन जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा, पेमेंट पहले किसको करेंगे, उसको करेंगे, ठीक है, चाहे वो कंपनी का मेंबर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, क्योंकि वहां पर कंपनी जो है वो अलग है और आपका जो पर्सन है वो अलग है। क्लियर? अभी से मैंने तुम लोग को एक कंसेप्ट बताया था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वील भी एक चीज होता है, लेकिन खैर उतना डीपली आप लोग को नहीं पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि हर केस में ये होगा, कहीं कहीं एक्सेप्शनल चीजें भी हुई हैं जिसके बाद जो पर्सन है ना उसको पकड़ा गया है, ना कि कंपनी को, तो वो आपके केसेस आते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट वील में। तो दैट इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, तो उसको हम कभी बाद में, टाइम अगर एक्स्ट्रा टाइम बच गया ना कभी भी सिलेबस के बाद, तो पढ़ेंगे उसको, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। चलिए, ओके, सो ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, सैलमन वर्सेस सैलमन वाला केस जो बताया मैंने अभी, वो क्लियर है? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, क्लियर है केस सबको? एवरीवन, एवरीवन, सबको क्लियर हो गया केस? ठीक है, हाँ, सैलमन के फेवर में आया। वर्डिक्ट में ये आया कि भाई कोई भी, वर्डिक्ट में ये आया कि अगर आपका कोई भी पर्सन हो, वो कंपनी और वो सेम नहीं हो सकता, दोनों अलग है। आप चाहे इनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, सिक्योर्ड, आप सिक्योर्ड क्रेडिटर हो तो पेमेंट पहले उसी को जाएगा, बल्कि वो कंपनी का पर्सन है तब। कहने का मतलब ये था ना कि सारे लोग तो कंपनी को कौन चलाता है, उसकी फैमिली मेंबर और वो, इन शॉर्ट। लेकिन स्टिल बिकॉज कंपनी और वो पर्सन जो भी लोग हैं वो अलग हैं, इसीलिए उनके ऊपर कोई वैसा सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप वाला सिचुएशन नहीं आएगा।
कि अगर आपकी कंपनी डूबी तो आप पर्सनल अपना कुछ भी दोगे, ना ही पेमेंट करोगे, और यहाँ पर तो एक्स्ट्रा जो 6,000 पॉन्ड था वो भी सैलमन ही को मिला। आ रही है बात समझ में? तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट, perpetual succession. Perpetual succession. Who is going to tell me about perpetual succession? Who is going to tell me about perpetual succession? Yes. What is the meaning of perpetual succession? Ma'am, in short, what we can say that continuous without any stoppage, ma'am. But Yes. in case of and the company and the business is run by him, but whenever he is died, then his business is fully ended. But मतलब means Yes. ma'am, perpetual succession Okay. is not. Okay, प्रत्यय. Oh, हो गया. Yes, ma'am. कंपनी के मेंबर्स जो भी होते हैं, इसमें अगर डेथ हो जाए तो इससे कंपनी का लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कंपनी चलता है, वो कंपनी मतलब उसी तरह चलता रहेगा, और कंपनी का Very लाइफ good. पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Very good. Very good. Perpetual succession का क्या मतलब होता है? What is the meaning of perpetual succession? What is the meaning of perpetual succession? कि कंपनी को लॉ बनाती है। लॉ के थ्रू क्यों बनते हैं? क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, राइट? विदाउट रजिस्ट्रेशन द कंपनी कैन नॉट एबल टू एग्जिस्ट, राइट? कंपनी को लॉ बनाती है एंड दैट कैन ओनली डिसॉल्व बाय द लॉ। ठीक है, उसको डिसॉल्व करेंगे हम कैसे? लॉ के ही थ्रू। कोई भी पर्सन हो, कितने भी लोग हो, 10 लोग अगर कंपनी को चला रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, किसी की भी डेथ से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सारे के सारे पार्टनर्स की भी डेथ हो जाती है, इसमें भी एक वर्डिक्ट है, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। ये भी जो टर्म आया ना परपेचुअल सक्सेशन का, एक जगह पे एक ये कंडीशन क्या बताती हूँ मैं देखो, मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं है प्रॉपरली, लेकिन बताती हूँ। एक जगह पे 7 मेंबर थे, कंपनी को चला रहे थे, 7 लोग थे। एक कोर्ट में वो गए और उस कोर्ट में हो गया बम ब्लास्ट, ठीक है, सातों के सातों की डेथ हो गई। तो क्या इसकी ये जो 7 लोग कंपनी चला रहे थे खत्म हुआ? नहीं। द कंपनी विल रन, हमेशा चलता रहेगा जब तक उस कंपनी को लॉ के द्वारा डिसॉल्व ना किया जाए। तो ये जो वर्डिक्ट है ना, 7 लोगों की जो डेथ हो गई, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। हर दिन एक एक केस स्टडी बताऊंगी, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बता दूंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर ये जो परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट आया है, वो यहाँ के वर्डिक्ट, यहाँ की सिचुएशन से आया है, ठीक है। ये भी आउट ऑफ इंडिया में सिचुएशन, ऐसा केस हुआ था कि जितने मेंबर थे ना, वो एक ही साथ उनकी डेथ हो गई। तो क्या कंपनी खत्म हुआ? नहीं। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब सबको समझ आ गया कि कितने भी अगर लोग हों कंपनी में, चाहे सारे के सारे लोगों की इकट्ठे डेथ हो जाए, मतलब लुनेंसी, इंसैनिटी, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन हो, आपका कंपनी खत्म नहीं होगा जब तक आप उसको लॉ के थ्रू डिसॉल्व नहीं करते हो। क्लियर हो गई बात? तो परपेचुअल सक्सेशन का जो केस स्टडी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन क्यों आया, जैसे इसमें सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन था, अब इसमें परपेचुअल सक्सेशन में कौन सा लॉ है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, नाउ द लिमिटेड लायबिलिटी, ये जितने भी फीचर्स दिए हैं ना, सबके ऊपर केसेस है, पता है आप लोगों को? एक बार सबके ऊपर केस स्टडी, धीरे धीरे सब कवर कर रहे हैं। परपेचुअल सक्सेशन क्लियर। लिमिटेड लायबिलिटी, the liability of the member is limited according to the capital contributed। अभी यहाँ कितने लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगा चुके हैं? Anyone? Okay, so these all students, जितने बच्चे हैं, इन्होंने लगाया है किसमें? शेयर मार्केट में पैसा। So what do you think that is a risky job or not? शेयर मार्केट रिस्की है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। लेकिन कल को कंपनी डूब जाएगा तो तुमसे पैसा तो नहीं लेंगे। तुमने 2000 रुपए का शेयर लिया तो तुम्हारा 2000 रुपए डूब सकता है, ठीक है। वहां 5 करोड़ की कंपनी बंद हो गई, 5 करोड़ में से 4, मान लो कि 5 करोड़ से 4 ही करोड़ रुपए ऐसे रियलाइज हुआ, 1 करोड़ बच गया, तुमसे 1 करोड़ तो नहीं लेंगे ना, इससे लेंगे 1 करोड़, राइट। सो इन शॉर्ट, यहाँ पर क्या मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, जितना ही आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे, इन्वेस्टमेंट जितना करोगे उतना।
shareholders are the part of the company, but in the case of the dissolution, no one going to ask about the extra money for the repayment of the creditors, right? The amount will be fixed according to your investment. If she invested 10,000 rupees, तो 10,000 रुपए इसका लॉस हो सकता है. If we invested 20,000 लॉस हो सकता है. If we invested 6,000 हो सकता है लॉस. लेकिन उससे ज्यादा आपका कोई भी पर्सनल एसेट्स को नहीं यूज किया जाएगा. किसमें? कंपनी में. क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ पर, और शेयर मार्केट कहते हैं ना कि शेयर मार्केट इज समथिंग विच इज नोन एज स्पेक्यूलेटिव रिस्क. स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब ये होता है कि आगे चल के उस कंपनी का क्या हो सकता है. लाइक वी कैन प्रिडिक्ट बट वी आर नॉट सर्टेन अबाउट एवरीथिंग. तो आगे चल के लॉस हो जाए. जैसे आदित्य विजन का देखा शेयर, आदित्य विजन के शेयर्स की बात देखे हो, नवंबर तक में कितना था? 25-30 रुपए था. अभी पता है कितना है उसका? 1600 से ऊपर पहुंच चुका है उसका एक शेयर का प्राइस. हाँ, इस आदित्य विजन का, जोमैटो का. सो ये क्या है कि अब जिसने लिया वो तो बहुत पैसे वाला हो गया, अब जिसने नहीं लिया, है ना. तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि आपका जो अमाउंट है, आपका लॉस और जो प्रॉफिट है, वो उसी अमाउंट पे डिपेंडेंट होगा जितना आप लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो. हो सकता है कि उस 2,000, उस 10-20,000 से इसको 50,000 भी हो जाए, 10,000 से 50,000 भी हो जाए, राइट. और वो होता है 10,000 से वो 5,000 पे भी वैल्यू आ जाए. नहीं, ऐसा नहीं होगा. जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना. दैट इज ट्रू ना. ठीक है. तो यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि मेंबर्स जो हैं वो डेप्ट, कितने भी डेप्ट लोन जो कंपनी है उसके लिए दे आर नॉट लाइबल. द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स. जितना शेयर्स उतना वैल्यू, उतना ही पैसा लॉस में या फिर प्रॉफिट में. ठीक है. सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है. इफ मेंबर हैज 50 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, हिज लाइबिलिटी इज ओनली 500. यानी कि 50 उसके पास शेयर्स है और कितने रुपए का पर शेयर है? 10 रुपए का. तो बस 500 रुपए क्या है उसकी लाइबिलिटी. समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट 4th पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. अच्छा एक बार बताओ, समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है. चलो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल है कंपनी का, जो कंपनी का कैपिटल है, मान लो कि 10 लाख रुपए है, तो ये पूरा 10 लाख रुपए ऐसे अमाउंट नहीं होगा. दिस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, जिसको हम कहते हैं क्या? शेयर. ठीक है. सो द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स. ठीक है. ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर. मतलब हर पार्ट को हम शेयर कहते हैं. तभी तो 1 शेयर लेने के लिए कहीं 500 रुपए देना पड़ता है, कहीं 10 रुपए, जैसा कंपनी का वैल्यू, जैसी कंपनी की इक्विटी, ब्रांड इक्विटी. ठीक है. और जितना वो कंपनी, जितना प्रॉफिट. ठीक है. सो जो शेयर्स है, दीज शेयर्स, जो ये शेयर्स होते हैं जो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ज्यादातर कौन से कंपनी के होते हैं? लिमिटेड कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? डिवाइडेड होते हैं शेयर्स. ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स में. अब ये जो शेयर्स है दैट इज ट्रांसफरेबल. ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है कि हम उसको कंपनी से किसको ट्रांसफर करते हैं? पर्सन को, इंडिविजुअल को. जो भी परचेज करना चाहता है, वी कैन ट्रांसफर इट बाय गेटिंग द अमाउंट. आपने 50,000 रुपए दिया और उसने आपको उसके बदले क्या दिया? शेयर दिया. ठीक है, शेयर. तो जो शेयर होल्डर है इज फ्री टू विथड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी. एनी टाइम यू कैन सेल द शेयर्स. किसी भी टाइम पे यू कैन सेल द शेयर्स. एंड यू, आपने जैसे 50,000 रुपए का शेयर लिया, आपने उसको सेल कर दिया, उसकी वैल्यू 70,000 थी, 70,000 मिल गई. तो यू कैन विथड्रॉ द मेंबरशिप. आप कंपनी के मेंबर थे, पार्ट थे कंपनी के, लेकिन जैसे ही आपने शेयर सेल कर दिया उस कंपनी का, वैसे ही अब आप मेंबर नहीं हो. ठीक है. सम restrictions are placed. कुछ restrictions हैं और that restrictions are placed for the private company. So the transferability of share is there in the case of company, but in the case of the private company some restrictions are there. And sometimes वो share issue भी करते हैं, तो किसको करते हैं पता है? अपने ही employees को करते हैं. ठीक है. तो वो क्या है, ESOP एंड ऑल, ये भी हम कभी टाइम मिलेगा तो विल अंडरस्टैंड दिस स्टफ. लेकिन यहाँ समझ लीजिए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज पॉसिबल इन द केस ऑफ द लिमिटेड कंपनी बिकॉज देयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स known as shares, and that shares are transferable, and if you want you can withdraw the membership from the company at any time. कभी भी आप withdraw कर सकते हैं membership. सेल कर दीजिए शेयर, खत्म. क्लियर हो गया?
Fourth point, transferability of shares is clear. Yes, ma'am. Fourth point, transferability of shares is clear. Online class and offline class both. Online class and offline class both. Common seal. Common seal. अच्छा ये seal वो वाला नहीं है, water वाला seal नहीं है, ठीक है वो. So common seal जैसे क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल एंटिटी है, लेकिन कंपनी के बिहाफ में कोई साइन नहीं करेगा, कंपनी का अपना सिग्नेचर है, वो क्या है? स्टैम्प. कॉमन सील. कभी भी मैंने बताया था जैसे आपकी जॉब लगेगी मान लीजिए किसी कंपनी में, तो उस कंपनी में व्हाट यू विल गेट इन ऑफर लेटर, एवरीथिंग विल बी देयर. एचआर का साइन होगा, ह्यूमन रिसोर्स जो होगा उसका साइन, यहाँ पर कंपनी का स्टैम्प होगा that you are now become the part. अब आप इस कंपनी के क्या हो गए? पार्ट बनने वाले हो. इट्स टोटली अप टू यू कि आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया या नहीं किया. So being an artificial entity, okay. So being an artificial entity, कंपनी आपकी आर्टिफिशियल एंटिटी है. कंपनी खुद से तो साइन नहीं करेगी ना, कंपनी के हाथ तो है नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ऑब्वियसली इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग के थ्रू काम होगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग कोई भी उसके बिहाफ में साइन नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है. अगर कोई कंपनी में सिलेक्शन होता है तो कंपनी उसको सिलेक्ट कर रही है, ठीक है. सो ऑल द एक्ट्स ऑफ द कंपनी आर ऑथराइज्ड बाय इट्स कॉमन सील, यानी जो भी काम हो रहा है वो किसके द्वारा ऑथराइज्ड होगा? कॉमन सील के द्वारा, ठीक है. किसके द्वारा? कॉमन सील के द्वारा, राइट. इवन आप अपनी कंपनी का लेटर हेड को भी यूज नहीं कर सकते. तुम लोगों को बात पता होगी कि लेटर हेड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन सील? सबको समझ में आया? कॉमन सील का बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि इट इज अ ऑथराइज्ड सिग्नेचर और दैट इज अ सील व्हिच इज यूज्ड बाय द कंपनी. ये एक कंपनी को शो करने का तरीका है, कंपनी को मतलब ऑथराइज्ड वे में शो करने का तरीका है, ठीक है. लेकिन इसको क्योंकि ऑब्वियसली आर्टिफिशियल पर्सन है, बट द कंपनी डोंट हैव हैंड, राइट, सो दे कैन नॉट एबल टू साइन. The people are working in behalf of that, लेकिन they will use the common seal for any authorized, for any notice, for any kind of point, right. कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो अगर कंपनी के लिए लिया जा रहा है तो उसमें क्या होगा? कंपनी का कॉमन सील, ठीक है. एक ऑफिशियल सिग्नेचर है वो कंपनी का, ठीक है. एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द कॉमन सील, यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कॉमन सील कंपनी का नहीं होगा, वो इसका मतलब कंपनी उस काम के लिए बाइंडेड नहीं है. मान लो कि आपने किसी भी क्रेडिटर से 2 लाख रुपए लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, कंपनी के लिए, और उसमें कंपनी का कोई सील नहीं है, उसको मतलब एक बताया जा रहा है कि इससे हमने पैसा लिया, तो उसको एज अ प्रूफ हमने जो दिया उसमें कंपनी का स्टैंप नहीं है, तो कंपनी आगे चल के उसको 2 लाख रुपए पे नहीं करेगा. दैट इज नॉट बाइंडेड. तो इट मीन्स व्हाट डज इट, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी का कोई भी अगर आप डील कंपनी के साथ कर रहे हो तो उसमें कंपनी का कॉमन सील होना जरूरी है, ठीक है. कंप्लीट पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. मेंबर जो है दे हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. यानी कि जो भी मेंबर्स कौन होंगे? शेयर होल्डर्स. यहाँ शेयर होल्डर्स की बात हो रही है. मेंबर्स के पास कोई राइट नहीं है, शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं है कि वो कंपनी के डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए. यानी कि इसने 20,000 का शेयर लिया तो शी इज द मेंबर बट शी डोंट हैव राइट टू गो एंड पार्टिसिपेट ऑन डे टू डे एक्टिविटी. हु विल डू दिस? एम्प्लॉइज विल डू इट, जो उसको रखा जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा इस काम के लिए. But the shareholders have no right to participate in day-to-day activities. ठीक है? They elect their representative called directors. और हर एक कंपनी में कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं. तो जहां वो ही कौन करते हैं? मैनेज करते हैं कंपनी को ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर्स. ठीक है, इसीलिए जो ओनरशिप है, यानी आप लोग क्या हुए? ओनर ही तो हुए. जो शेयर जिसके पास है, दे ऑल आर नोन एज ओनर. ठीक है, तो ओनर्स जो है और जो कंपनी का कंट्रोल है वो दोनों क्या है? सेपरेट है. कंपनी को कंट्रोल कौन करेगा? कंपनी को कौन चलाएगा? डायरेक्टर्स. कौन चलाएगा? डायरेक्टर्स, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी हैं वो चलाएंगे. लेकिन ओनरशिप जो है वो आपको डिफाइन नहीं करेगा कि यू आर द बेसिकली डे टू डे वाला वर्क में यू डोंट नीड टू इन्वॉल्व. आप इन्वॉल्व नहीं होइएगा. ओनरशिप
इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, मान लीजिए 5 लाख शेयर होल्डर्स हैं, सबको हम क्या डे टू डे एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को कंट्रोल करना, कंपनी को मैनेज करना विल बी डन बाय डायरेक्टर्स, बट द ओनर्स कैन बी, ओनर्स तो होते हैं कौन है, शेयर होल्डर्स, दे डोंट हैव राइट टू पार्टिसिपेट, मैनेज एंड कंट्रोल द कंपनी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑनलाइन। चलिए, वॉलेंट्री एसोसिएशन का क्या मतलब है कि कोई भी कंपनी जो है वो वॉलेंटरली बनाया जाता है। वॉलेंटरी मतलब कि अपनी मर्जी से, कोई दबाव में नहीं, अपने आप, ठीक है। वॉलेंट्री एसोसिएशन है, कुछ लोग इसको बनाते हैं, शुरू करते हैं, कंपनी को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। मेंबर्स जो है कंपनी के ज्वाइन भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो दिस इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, इट्स टोटली अप टू द पीपल। कंपनी को बनाया जाता है किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, लेकिन कंपनी और वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। कितने भी मेंबर्स हो, जब मन करे दे कैन ज्वाइन द कंपनी, जब मन करे दे कैन लीव द कंपनी, बिकॉज दे आर शेयर होल्डर्स। सेल करो, वही वाला सिचुएशन है। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। The next point is artificial legal person. The features are important. पहले बता दो, features are important. Artificial legal person. कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लॉ के द्वारा बनाया जाएगा, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ह्यूमन बीइंग की तरह, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नजर में वो एग्जिस्ट करता है कि हाँ भाई फलना ये लिमिटेड कंपनी है, लॉ की नजर में दैट कंपनी इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। आपको दिखेगा नहीं कंपनी, कंपनी की बिल्डिंग दिखेगी, ठीक है। इट इज बेसिकली, इसमें क्या होगा कि कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी कर सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई लिमिटेड, मान लो XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है किसके साथ, किसी ABC कंपनी के साथ। किस चीज के लिए, मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो यहाँ दो पार्टी इन्वॉल्व हुई, XYZ और एक ABC, ठीक है। और ABC हो उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो ऐसे केस में अगर कोई भी कंपनी, दो कंपनी हो या कंपनी किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, नाम किसका यूज होगा, कंपनी का, मतलब XYZ लिमिटेड ही आपका इन्वॉल्व है उस कॉन्ट्रैक्ट में। आई बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि बेसिकली इट एग्जिस्ट, ये लॉ की नजर में एग्जिस्ट करता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंपनी एंटर होगा तो उसमें नाम किसका जाएगा, कंपनी का ही नाम जाएगा, ठीक है। एंड द बिजनेस इज रन इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम पर ही बिजनेस चलेगा। जैसे रिलायंस में काम चल रहा है तो रिलायंस का ही नाम आएगा, ठीक है। हाँ, उसका पर्सन जो उसका प्रमोटर है, दैट इज ऑब्वियसली मुकेश अंबानी, लेकिन ये बात वो एक अलग बात है, लेकिन इन शॉर्ट कोई भी काम होगा किसके बिहाफ में होगा, कंपनी के ही बिहाफ में होगा, ठीक है। बस जो ऑपरेशंस है, जैसे कभी एनुअल मीटिंग हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग्स वगैरह जो डायरेक्टर्स के लिए किया जाता है, सुना है एनुअल जनरल मीटिंग्स एंड ऑल, तो कभी AGM वगैरह होगा तो उसमें डायरेक्टर्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे, जो कंपनी के लिए कोई भी चेंजेस हो, मेमोरेंडम में चेंजेस वगैरह जो भी होगा वो करेंगे अपने हिसाब से। लेकिन द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट द नेम ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू बी यूज्ड। क्लियर हो गया एवरीवन? ऑनलाइन क्लास मतलब सेम ही है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब यही है, स्मॉल वैल्यू शेयर परचेज, इस तरीके से कैपिटल वो लेकर आता है कंपनी के लिए। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, इसमें कंपनी की का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में। कोई भी रेगुलेशन बनाएगा वो सारे कंपनी पे क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन इज समथिंग वेयर गवर्नमेंट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट बट देयर इज द, मतलब जैसे पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था, कंपनी में होगा, कंपनी में चेंजेस हो सकता है, आ सकता है। So the government exercise control through the company law, company law बना करके किसके ऊपर कंट्रोल करेगी, कंपनी के ऊपर, ठीक है, एंड मैनेज करेगी कंपनीज को। तो in short there is the interference, or we can say the laws are made for the company by the government, and the every company have to follow those rules and regulation whatever is made in the company। क्लियर हो गई बात? So all these are the features, ये सारे के सारे क्या थे, आपके फीचर्स थे कंपनी के।
कौन कौन सा फीचर था? सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी, चौथा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पांचवा कॉमन सील, 6 सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, 7 ठीक है वॉलेंट्री एसोसिएशन, 8 आर्टिफिशियल, 9 कॉर्पोरेट फाइनेंस, 10 स्टैट्यूटरी लीगल, ठीक है स्टैट्यूटरी कंट्रोल रेगुलेशन, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। स्टैट्यूटरी बोर्ड जहां भी आ जाए समझो गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है। जैसे स्टैट्यूटरी एक्ट होता है, स्टैट्यूटरी के थ्रू बनना मतलब कि कोई एक्ट के थ्रू जब कोई कंपनी बनता है, जैसे कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 किसके द्वारा बना? वो बिल पास हुआ और फिर बना, ठीक है। बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 किसके थ्रू बना? गवर्नमेंट के थ्रू पास होकर बिल। रीजनल रूरल बैंक किसके थ्रू बना? 1975 गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये सारे के सारे जो भी एक्ट्स में बता रही हूँ इसको लिखना नहीं, एग्जांपल में दे रही हूँ। ये सारे स्टैट्यूटरी बेसिकली बेसिस पे बने हैं, यानी कि गवर्नमेंट में पास हुआ है बिल एंड देन दीज कंपनीज आर दीज बैंक्स आर फॉर्म्ड। क्लियर है ना? सो यहाँ पर आपका कंपनी मतलब जो कंपनीज होती है दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब चलो थोड़ा सा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी लिख लेते हैं। लिखना है? चलिए। सो फर्स्ट रेफरेंस तो सबको पता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी पब्लिक कंपनी में नो रिस्ट्रिक्शन इज देयर, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, ठीक है। दूसरा अकॉर्डिंग टू मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए? अब 3 हो गया, 3 yes. मिनिमम 3 हो गया, मैक्सिमम उसमें लिमिट नहीं है। पब्लिक में नहीं है लिमिट, पब्लिक में नहीं है, लेकिन प्राइवेट में आपका 50 नहीं है, अब हो गया 200। चलिए लिखिए, सबसे पहला डिफरेंस लिखिए बेसिस, ऐसे करके लिखिए। सबसे पहले बेसिस, बेसिस लिखिए, यहां पर लिखिए पब्लिक, यहां लिखिए प्राइवेट। तो इसमें सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में जो नाम में लगता है। तो पब्लिक में लिख लीजिए लिमिटेड एलटीडी लिमिटेड और प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर हो गया? इसमें लिमिटेड, पब्लिक में लिमिटेड एलटीडी और उसमें प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी प्राइवेट एलटीडी लिमिटेड। या पूरा फुल भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला बेसिस होगा सफिक्स, यानी कि बैक साइड, नाम के बैक साइड क्या लगेगा। तो एक में लगेगा लिमिटेड जो पब्लिक होंगे, प्राइवेट वाले में प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? दूसरा मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम मेंबर्स, अच्छा सॉरी डायरेक्टर्स हैं अब 3 हो गए। पहले 7 डायरेक्टर्स थे पब्लिक में, अब जो डायरेक्टर्स है वो 3 हो गए। तो डायरेक्टर्स नहीं बता रही हूँ, मेंबर्स बता रही हूँ। मेंबर्स अभी भी 7 ही, 7 मेंबर्स। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है 7 नहीं, कुछ चेंज है। ठीक है, 7 मेंबर्स लिखिए मिनिमम पब्लिक में, और प्राइवेट में 2, प्राइवेट में 2। खैर अभी एक ओपीसी भी आ चुका है 1 पर्सन कंपनी, लेकिन पब्लिक प्राइवेट कर रहे हैं। तो प्राइवेट में कितने लोग होने चाहिए? 2, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स, अरे एक मिनट, ये इसमें गड़बड़ दिया हुआ है। चलो ठीक है, 3-4 पॉइंट लिख लो, ये इसमें भी गड़बड़ दिया हुआ है। मैक्सिमम मेंबर्स में नो लिमिट है, किसमें? पब्लिक में। प्राइवेट में कितने हैं? 200। कितने हैं? 200। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स अभी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए पब्लिक में। पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, प्राइवेट में 2। ठीक है, अब आगे जो भी है इसमें और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए। लगभग 10 से 15 डिफरेंसेस हैं, उसको हम लोग करेंगे कवर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कवर दूस पॉइंट। अभी कितने डिफरेंसेस लिखे आप लोगों ने? 4। कौन कौन सा है? सफिक्स, मिनिमम, मैक्सिमम नंबर्स एंड लास्ट वन इज डायरेक्टर। ठीक, okay, so anyone have any doubt? Online class and offline class?
Anyone have any doubt? No, ma'am. ठीक है, तो see you all in the next class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. कोई भी डाउट Thank होगा बेटा तो पूछ लेना अगले क्लास में, ठीक है? अवश्य, ma'am. Okay, ma'am. Okay.